नमस्कार, जी मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश शर्मा। डायरेक्ट विद दिनेश में इस बार मेरे साथ हैं राजकुमार सैनी जी, जो सांसद हैं बीजेपी के। सैनी साहब, स्वागत है आपका जी मीडिया में। थैंक यू। सैनी साहब, पिछड़ा वर्ग के इस तरह ये माना जा रहा है कि आप पिछड़ा वर्ग की जो बात कर रहे हैं आरक्षण को लेकर, आप उनके अगुआ बन रहे हैं। देखिए, बैकवर्ड क्लासेस के मसीहा महात्मा ज्योतिबा फुले, जिनकी पुण्यतिथि 28 नवंबर को हम मनाने जा रहे हैं, उन्होंने उस वक्त इस पिछड़े लोगों के लिए काम किया था जब देश के अंदर बहुत ही अंधकार था और अंधविश्वास था। उन लोगों को वो मेन धारा में लाने के लिए उन्होंने अपना सारा जीवन लगाया, जिसकी प्रेरणा पा करके महात्मा ज्योतिबा फुले के प्रेरणा से भीमराव अंबेडकर जी ने अपने देश का संविधान लिखा और उसमें क्लियर कट कर दिया कि कमज़ोर लोगों को उत्थान करने के लिए उनको आरक्षण की ज़रूरत है। नहीं तो कोई हरिजन, नहीं तो कोई वाल्मीकि, जिस प्रकार से कोई भी एमएलए नहीं बन सकता था, आज उस आरक्षण के बदौलत ही वो गवर्नर भी होते हैं, वो जज भी होते हैं, और वो एम्बेसडर भी होते हैं, और वो प्रिंसिपल भी होते हैं, वाइस चांसलर भी होते हैं, और एमएलए भी होते हैं, और एमपी भी होते हैं, और यहाँ तक के पंचायतों में पंच और सरपंच भी होते हैं। लेकिन बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी प्रोविजन धारा 340 में जो स्पष्ट लिखा हुआ था कि बैकवर्ड क्लासेस की रिजर्वेशन उन लोगों के लिए सुनिश्चित है जो शैक्षणिक तौर पे और सामाजिक तौर पे पिछड़े हुए हैं। जी, तो जाट क्या पिछड़े नहीं है? जाट कहाँ से पिछड़े हुए हैं? जाट तो देखिए एक बहुत सुनिश्चित, सुदृढ़ और शिक्षाविद, और ये कह सकते हैं कि आज लैंडलॉर्ड वही हैं। हमारे हरियाणा के अंदर तो शासक वही हैं। 50% नौकरियां अफसरशाही की उनके पास हैं। आज रिजर्वेशन के पिछले दिनों भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस के तरफ वोट बैंक को आकर्षित करने के लिए गलत तथ्यों पे के आधार पर जाटों को आरक्षित सूची में डाल दिया। सिर्फ आंकड़ा मामला सिर्फ वोटों का था, कहीं उनका रिजर्वेशन के ऊपर कोई हक नहीं था, लेकिन उन्होंने वोट बैंक को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए ये सारी, जिसका नोटिस आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा और यूनिवर्सिटी के जिस कुलपति ने ये हमारे लिए ये बवाल खड़ा किया, उसको नोटिस हो चुका है। लेकिन सैनी साहब, ये माना जा रहा है कि आप जाट वर्ग का जो आरक्षण है उसकी मुखालफत कर आप राष्ट्रीय स्तर पर, हरियाणा के स्तर पर पिछड़ा वर्ग के तरह से मसीहा बन रहे हैं। मैंने किसी का मसीहा, अभी जुमा 4 महीने जब हुए थे, 17 मार्च को जब फैसला हुआ, 4-6 महीने के अंदर ही मैंने जब देखा जाटों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जब विरोध किया, हुड्डा के फैसले की नीतियों के खिलाफ जो है ना लोग सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल, 2.5 साल, 4 साल पेशियां लगती रही। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो जाटों ने एकदम इकट्ठे होकर के एक ललकार लगाई कि कौन सुप्रीम कोर्ट है जो हमारे रिजर्वेशन को निरस्त कर रहा है, खत्म कर सकता है, और कौन सी वो सरकार है जो जाटों को आरक्षण से वंचित कर सकती है। ना वो एनसीबीसी के आयोग की रिपोर्ट माने, ना वो सरकार को समझे, ना वो सुप्रीम कोर्ट को समझे। प्रजातांत्रिक भाषा तो इनको आती नहीं। ये तो जोर जबरदस्ती और डंडे सोटे के बल पे आज जिस प्रकार से संजीव बालियान ने बयान दिया है कि हम इसको समझा देंगे, या तो तुम समझा लो, हमें नहीं पता वो किस भाषा में। और बालियान कह रहे हैं कि या तो आप पार्टी में रहिए या पार्टी छोड़ दीजिए, अगर आप इस तरह से बात करते हैं। मुझे नहीं लगता ये कौन होता है कि भी पार्टी से मुझे निकालने वाला या पार्टी में रखने वाला। पार्टी का सिर्फ नेतृत्व है, कार्यकर्ताओं का एक बड़ा समूह है। उस पार्टी में वो अपनी बात कह सकते हैं, मैं अपनी बात नहीं कह सकता। हम बैकवर्ड क्लास की बात नहीं कर सकते। वो आरक्षण जाटों की आरक्षण की बात कर सकते। भारतीय जनता पार्टी वो जाट आरक्षण की पैरवी करती है और आपकी जो लाइन है वो पार्टी लाइन से हटकर है, तो कहीं ना कहीं विरोधाभास नहीं है क्या? नहीं, हमारी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का एक बहुत बड़ा समूह है। ये किसी सोनिया गांधी या नेहरू परिवार या कोई चौटाला परिवार या किसी व्यक्ति विशेष की दुकान नहीं है। यहाँ हर आदमी अपनी बात कहने का दम रखता है, पक्ष रखता है। और ये स्पष्ट कर दें, हमारी पार्टी का कोई मैनिफेस्टो नहीं है इनको रिजर्वेशन दिलवाना,
कि अगर कांग्रेस ने गलती की, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जोर जबरदस्ती के तरीके से गलत तथ्यों के आधार पर रिजर्वेशन दे दी, हमारी पार्टी ने उसमें कुछ नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने उस रिजर्वेशन को गलत ठहराया, जिस पे हमारी पार्टी के ऊपर इन्होंने दबाव बनाया कि हम सरकार को भी जो है ना हिला देंगे कि अगर हमारी पैरवाई नहीं की। तो इस पर पार्टी ने कि आक्षेप के हम नहीं देना चाहते हैं, इस प्रकार का आक्षेप भारतीय जनता पार्टी पर ना आए, शीर्ष नेतृत्व ने उनकी रिव्यू पिटीशन डलवा दी। लेकिन इस रिव्यू पिटीशन के डलने से पार्टी को भारी नुकसान जरूर हुआ कि इनकी पैरवाई करने से जिस 90% वोट बैंक ने जो भारतीय जनता पार्टी के खाते में नरेंद्र भाई मोदी के ओबीसी फेस होने की वजह से एक तरफा पड़ा है, उसके अंदर मायूसी आई और सन्नाटा छा गया, जिसको लेकर के सभी लोग शांत एकदम चुप हो गए। लेकिन ये स्पष्ट है कि जब भारतीय जनता पार्टी ने उनकी रिजर्वेशन की पैरवाई कर दी और सुप्रीम कोर्ट ने फिर दोबारा डिनाई कर दिया, इसके बावजूद भी जो भाषा इन लोगों ने बोली कि हम लेके रहेंगे, ये करेंगे, हम दिल्ली जाम कर देंगे, बिल लाएंगे, फलाना करेंगे। आपका क्या प्लान है? आपका जो रोड मैप है वो क्या है पिछड़ा वर्ग के लिए? बैकवर्ड क्लासेज का सीधा सीधा ये है, आज तक बैकवर्ड क्लास इस्तेमाल होती रही है, सभी पार्टियों ने इनको डब्बे बना करके इस्तेमाल किया, और जब पार्टियां सत्ता में आ गई उसके बाद डब्बे शंटिंग खोली और कोई जम्मू चली गई दूसरी ट्रेन के साथ डब्बा लग के, कोई गुवाहाटी चला गया। अब ये कम से कम डब्बे के तौर पर इस्तेमाल ना हो। हमारा सीधा रोड मैप है कि 2019 के चुनाव में जो भी पार्टी इनके नेतृत्व को स्वीकार, जैसे हम आज मोदी जी के साथ जुड़े, प्रदेशों में भी इनके नेतृत्व को स्वीकार करते हुए जो पार्टी इनको प्राथमिकता देगी हम उसका भरपूर सहयोग करेंगे, समर्थन करेंगे। आज मोदी जी के साथ हम नेतृत्व की वजह से उसके साथ खड़े हैं, हम किसी के दबाव या किसी स्वार्थ में नहीं खड़े। आप क्या इनको पिछड़ा वर्ग को 2019 के चुनाव में वोट बैंक की तरह देख रहे हैं क्या? मैं बिल्कुल इन सभी जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं इनको एक रास्ता दिखा रहा हूं कि इस रास्ते पे भैया, जैसे पिछले दिनों हम लूटते रहे हैं, हमारे 27% रिजर्वेशन भी कहां है? आपके सामने कोई एमपी नहीं रिजर्व होता, कोई एमएलए रिजर्व नहीं होता, कोई वाइस चांसलर रिजर्व नहीं है, कोई किसी बोर्ड कारपोरेशन की चेयरमैनिया रिजर्व नहीं है, कोई पंच रिजर्व नहीं है, पंचों में एक पंच की रिजर्वेशन है, सरपंची कोई रिजर्वेशन नहीं, बीडीसी की कोई रिजर्वेशन नहीं, जिला परिषद में कोई रिजर्वेशन नहीं, और एडमिशन जो सरकारी स्कूलों में एडमिशन होते हैं उनमें कोई किसी प्रकार की रिजर्वेशन नहीं है। रिजर्वेशन है कहाँ? मात्र 27% क्लास 3 और क्लास 4 में थी, और जो रिजर्वेशन अफसरशाही में थी। सुप्रीम कोर्ट के और सरकार के नियम अनुसार 27% मिलना चाहिए था, लेकिन हरियाणा में तो वो भी 10% कर रखा कि की पोस्टों पे हम इनको नहीं बैठने देंगे। हमारे हक सुनिश्चित है कहाँ? हम तो प्रयास कर रहे हैं कि बैकवर्ड क्लासेस सिर्फ वोट बैंक की ही नहीं है, इनको भी नेतृत्व करना आता है। पूरे देश के अंदर सैकड़ों अगर लोगों ने नेतृत्व करके दिखाया है, ऐसा नहीं है कि भी हमारे लोगों में। अगर आपके रहते अगर जाट वर्ग को आरक्षण मिलता है तो क्या आप फिर भी पार्टी में रहेंगे? देखिए, अगर जाटों को आरक्षण मिल जाता है तो, और हमारे बैकवर्ड क्लासेस के लोगों का गला कट जाता है, तो फिर मेरा इस राजनीति से, ये इस पार्टी या दूसरी पार्टी, किसी भी पार्टी से फिर मेरा कोई सरोकार नहीं है कि मैं इस प्रकार की परिस्थिति में मैं पार्टी के बीच में बना रहूं। क्या पार्टी से आप इस्तीफा देंगे? मैं कह रहा है ना कि मैं पार्टी में बने रहना कोई मेरा औचित्य नहीं बचता। फिर मैं स्पष्ट है कि मैं बैकवर्ड क्लासेस के साथ था, हूं और रहूंगा, और मुझे कोई इस प्रकार की राजनीति की जरूरत नहीं है। संघ प्रमुख ने खुद कहा कि आरक्षण का जो आधार है वो एक नए सिरे से फिर इसको देखना चाहिए। आपको क्या लगता है, आपका क्या मानना? मैंने उनका समर्थन किया था, उन्होंने बहुत सही समय पर सही बात की, लेकिन उसका लोगों ने बिहार के अंदर अपना तर्जमा करके उसका इस्तेमाल कर लिया। आज देश को जरूरत है कि 100 का 100% सभी जातियों की गिनती करके उसको आरक्षित कर देना चाहिए। नेतृत्व कोई भी करे, कोई सी भी बरादरी से कोई नेता, मुख्यमंत्री हो, प्राइम मिनिस्टर हो, वो अपने लोगों को कम से कम कल्ले अपनी बरादरी के लोगों को सपोर्ट ना कर सके, इसलिए संख्या के आधार पर उसी अनुपात में रिजर्वेशन सभी की हो जानी जरूरी है
कि कोई किसी को चीट ना कर सके, और उसमें मेरिट देखनी है तो 50% उसी बरादरी के हिस्से में देखी जाए, और रिजर्वेशन गरीब को देनी है तो वो भी उसी के हिस्से में से दी जानी है। बैकवर्ड क्लास, पिछड़ा वर्ग की दिल्ली में रैली बुलाई है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आप इस रैली में बुलाएंगे? देखिए, मैं किसी भी धर्म संकट में किसी को पाना नहीं चाहता। मैं ओबीसी के साथ खड़ा हूँ। वो जो है ना, नरेंद्र भाई मोदी हमारे मसीहा हैं। वो आज सब जाटों के भी नेता हैं, ब्राह्मणों के भी नेता हैं, बैकवर्ड के भी नेता हैं, एससी के भी नेता हैं। ये तो सारा का सारा सिर्फ ओबीसी समाज इकट्ठा हो रहा है, और जो जिसका मन करेगा वो स्टेज पे आ जाएगा। बहुत सारी पार्टियों के लोग, जो विपक्ष के लोग हैं, वो हमारे इस मुहिम के तहत जो है ना स्टेज पे वक्ता बन के आना चाहते थे। हमने कहा भाई आप इसके हिस्सा बन के आ सकते हो, लेकिन हम किसी भी प्रकार से उस व्यक्ति को मंच नहीं दे सकते जो सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए हमारी पार्टी के खिलाफ बोले या हमारे लोगों को उकसाए। हम तो सिर्फ और सिर्फ सही तौर पर बैकवर्ड क्लासेस की रिजर्वेशन के पक्ष में इसलिए बात खड़े हैं कि जोर जबरदस्ती अगर 27% रिजर्वेशन के साथ होती है तो फिर हमारा राजनीति के अंदर से संन्यास समझ लिया जाए। जी, यही दरखास्त लेके आप क्या प्रधानमंत्री से मिलेंगे? देखिए, मैं प्रधानमंत्री जी के पास जो है ना, अमित शाह जी के पास में गया था। उन्होंने कहा कि हम जो आरक्षण है इसकी पैरवाई कर रहे हैं, अगर उनको मिलेगा तो आप इसमें कोई बात और नहीं रखेंगे। मैंने कहा सर, मेरे घर में अगर कोई चोर घुसेगा तो कोई और कैसे रोकेगा? वो तो मुझे ही रोकना है। तो इस वास्ते जो है, मैं किसी भी बात को लेकर के किसी उलझन में या संशय में नहीं हूँ। मैं रिजर्वेशन के 100% रिजर्वेशन के पक्ष में हूँ, जो हमारे संघ के प्रमुख ने बयान दिया था कि इसका रिव्यू होना चाहिए और सभी को आरक्षित कर देना चाहिए। क्या ब्राह्मणों में गरीब नहीं है? क्या बणियों में और राजपूतों में गरीब नहीं है? सभी बरादरियों में गरीब हैं। अगर गरीबों को रिजर्वेशन देना है, आर्थिक आधार पर होना चाहिए। आर्थिक आधार पर अगर रिजर्वेशन हो जाती है तो फिर किसी अगर ये समझ लिया जाए कि आर्थिक आधार को अगर बेस मानेंगे और नेतृत्व तो कल को फिर कोई जाट के हाथ में होगा, उसे गरीब भी अपने अपने दिखाई देंगे, फिर कोई एमपी एमएलए वाल्मीकि हरिजन बनता दिखाई नहीं देगा। ये तो एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत वो एमपी और एमएलए गरीब आदमी बन जाते हैं। बैकवर्ड के लोगों को ये व्यवस्था में हिस्सा नहीं मिला, उसी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि रिजर्वेशन हमारी एमपी टू एमपी होनी चाहिए, मेंबर पंचायत से मेंबर पार्लियामेंट तक रिजर्वेशन होनी चाहिए। भले हमें 27% दे, लेकिन 50% लोग हैं। अगर इनके 27% आरक्षण में किसी तरह की छेड़छाड़ की गई, फिर 27 क्यों, 54 क्यों नहीं? और फिर हम तो 100 के 100 को उनके भी आरक्षण की मांग कर रहे हैं कि सभी को, अगर जाटों को आरक्षण देना तो फिर सभी को आरक्षित कर देना जरूरी है। सैनी जी, एक और चर्चा हरियाणा में बड़े जोरों पर है, उप मुख्यमंत्री की। क्या आपको लगता है कि हरियाणा में उप मुख्यमंत्री की जरूरत है? एक छोटा सा प्रदेश है, किसी को खुश करने के लिए ये कवायद चल रही है। मुझे लगता है अगर 3 डिप्टी सीएम भी उनमें बना दें, मुझे नहीं लगता कि वो राजी हो जाए। उन्हें तो सिर्फ और सिर्फ चीफ मिनिस्टर की कुर्सी चाहिए, और एक कुर्सी के 2 भाग या फाड़ करने की जरूरत नहीं है। ये प्रदेश बहुत छोटा है, और इस प्रदेश के अंदर कोई डिप्टी सीएम के आज तक इस पद की जरूरत रही नहीं। लेकिन फिर अगर ये कुछ खुश करने की बात है तो फिर एससी वाले कहेंगे, फिर हम भी कह सकते हैं तो कोई जरूरत नहीं। आप 2014 चुनाव से पहले जो है वो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए। आपको क्या वो तवज्जो जो है इस पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में, आपको लगता है कि मिलती है, आपकी बात सुनी जाती है? देखिए, आपने बहुत अहम मुद्दा मेरे सामने रखा। हम बैकवर्ड क्लासेस के जितने भी एमपी होते हैं या प्रदेशों में एमएलए भी होते हैं जहां हमारी सरकारें नहीं भी होती हैं, हमें लगता है हम जीत करके भी हारे हुए होते हैं जी, और लोग हार करके भी जीतते हुए दिखाई देते हैं जो सत्ता के केंद्र में होते हैं जी। वो अपने 100 काम कर लेते हैं, हमें एक एक काम के लिए तरसना भटकना पड़ता है। ये बात स्पष्ट है, इसमें मैं कहने में कोई गुरेज नहीं करूंगा। इस तरह की व्यवस्था नहीं चलेगी। आप कह रहे हैं कि आपकी पार्टी में सुनवाई नहीं है? नहीं, मैं सुनवाई की बात नहीं कह रहा। अगर सुनवाई लड़ करके कराई, वो सुनवाई नहीं है। हम कागज लिखते हैं, हमारे पास इतना बड़ा हिंदुस्तान है, हम कैसे संभव है कि पूरे देश के अंदर हम लोगों के सभी कामों को कर सकते हैं? लेकिन काम का रिप्लाई बैक बहुत जरूरी होता है। और रिप्लाई में सिर्फ कार्रवाई हो रही है यही लिखाता है, काम हो गया है
ये कभी कभी सुनने देखने में मिलता है। जी सैनी जी, हरियाणा सरकार को 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, आप हरियाणा सरकार के कार्यकाल को कैसे देखते हैं, पिछले 1 साल से ज़्यादा के कार्यकाल को? देखिए, अगर एक योगी की और एक संत की भूमिका में देखें तो हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे चीफ मिनिस्टर में कहीं कोई किसी तरह की कोई कमी नहीं। जी। कमी है तो जाट वहाँ भी अपना दबदबा, हमारे ही प्राइम मिनिस्टर हमारे ही प्रदेश के और केंद्र में मंत्री रहे, और बहुत सारी प्रदेश के जो पीछे हमारे नेता हैं वो लोग कटाक्ष करते रहते हैं। हमें लगता है कि ये बहुत बहुत गलत अवधारणा है। आज प्रदेश के अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर के नेतृत्व में एक संत योगी प्रवृत्ति के मनोहर लाल जी खट्टर ने अपना सर्वस्व जीवन संत बन करके इस देश की सेवा की, प्रदेश की सेवा की। आज 60 सालों में हमारा एक नेशनल हाईवे हरियाणा प्रदेश के अंदर से गुजरता है। आज 9 नेशनल हाईवे हमारे इस प्रदेश के अंदर से गुजरने वाले हैं, जिन पे काम लग चुका है। ये काम तो पहले से शुरू हुआ था? नहीं, ये काम अब शुरू हुए हैं। पहले अगर शुरू हुआ होता तो फंड देते, कागजों में शुरू नहीं होते काम। कागज ड्राइंगें बनाने से या कोई प्रोजेक्ट की प्रपोजल बनाने से अगर काम शुरू होता, जब फंड डाइवर्सन नहीं होगा, जब तक फंड नहीं दिए जाएंगे तब तक कोई काम कह रहे कि मुख्यमंत्री अच्छे हैं, ईमानदार छवि है उनकी। आपको लगता है कि मंत्री और जो साथ में जो अफसर हैं वो भी सही है? पिछले 1 साल में जो भ्रष्टाचार पे क्या लगाम लगी है हरियाणा में? मैं ये स्पष्ट कर दूं कि भ्रष्टाचार हमेशा ऊपर से शुरू होता है, वहाँ कोई कमी नहीं। अंकुश बहुत हुआ है, लेकिन लोग बहुत सारे जो संलिप्त हैं, जिनकी आदतें 60 वर्षों में बिगड़ चुकी हैं, उनको सुधारने में समय तो जरूर लग रहा है। कमी कहाँ पर है? कमी तो सिर्फ ये है कि हमारी पार्टी थोड़ी संजीदा फैसले लेती है, और वो संजीदगी में टाइम लग जाता है, इतने में चोर निकल जाता है। हमें चोर को तुरंत एक्शन लेकर के कसना होगा कि अगर कोई ढिलाई बरतता है किसी काम में, तो इसका मतलब है वो करप्शन की इंतजार कर रहा है। महंगाई की अगर बात करें तो महंगाई पर जो है ना केंद्र में ना राज्य में लगाम लगाई जा सकी। देखिए, महंगाई हमें नहीं पता कि महंगाई किसको कहते हैं। लोग 300 की और 3000 की लोग जाके ड्रिंक कर लेते हैं। एडिडास का जूता 10,000 का खरीद लेते हैं उन्हीं के बच्चे, जो दाल की महंगाई बता रहे हैं। लेकिन हम महंगाई दाल से ही होगी। आम आदमी की बात कर रहे हैं। आम आदमी की महंगाई दाल से ही नहीं। आलू अगर 2 रुपए किलो बिक रहा है, टमाटर अगर 2.5 रुपए किलो बिक रहा है, अगर भिंडी 3 रुपए बिक रही है, और अगर सब्जियां का भाव अगर दाल से जोड़ दिया जाए, जो हमारे देश के अंदर दालों का एक भंडार था, दाला किसानों ने अगर बीजनी कम की और बाहर से आयात करने में सरकार ने सोचा कि अपने प्रदेश में बतेरी है, अगर जमाखोरी हुई, उस जमाखोरों के खिलाफ एक्शन हुआ, 5000 टन दाल के भंडार पकड़े गए। ये सारी चीजें जो है ना, मिसमैनेज करके सरकार को बदनाम करने की। एक्शन में कहीं देरी हो गई? नहीं, एक्शन में मैं ये बात कहूंगा कि जो चोर हैं वो बड़े सतर्क हैं, लेकिन आखिर पकड़े गए। और ये जो दाल का जो मुद्दा था, ये चुनावी मुद्दा था। दाल कहने से कणक, धान, चावल, क्या केला, चीनी। आज चीनी के जितने उद्योग हैं वो सब मरे पिटे पड़े हैं, इंडस्ट्री चलने में प्रॉब्लम आ रही है। आज जमीन के रेट, जो प्लाट लोग अनाप शनाप ढंग से देश के लोगों की जेबें गर्म हो रही थी, आज उस पर लगाम है। आज स्टील इंडस्ट्री बहुत बंद होने के कगार पर है। जो स्टील 50,000 रुपये टन बिकता था, आज वो 30,000 रुपये टन बिक रहा है। महंगाई है नहीं, महंगाई इस देश का चुनावी मुद्दा है। आप कह रहे हैं कि इसको बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है? नहीं, ये चुनावी मुद्दा है। सिर्फ क्या दाल ही खाता है आदमी, कोई और चीज, कोई पूरे देश के अंदर कोई और इस्तेमाल करने की उसकी चीज ही नहीं है। दूध नहीं वो इस्तेमाल करता, चीनी नहीं इस्तेमाल करता, गुड़ नहीं करता, चावल नहीं करता, आटा नहीं करता, लहसुन नहीं करता, प्याज नहीं करता, टमाटर नहीं करता, भिंडी नहीं करता। कौन सी चीज वो नहीं इस्तेमाल करता? तेल नहीं करता सरसों का, घी नहीं करता, वो कितनी चीजें हैं। कहाँ एक दाल अगर हमारे देश में प्रोडक्शन कम हुई और बाहर से आयात नहीं हो सकी, बाहर भी नहीं मिली, तो ये जो दाल है, सब्जियां 2 मास में पैदा हो जाती हैं, दाल को 6 महीने चाहिए। अब ये 6 महीने के अंदर इलेक्शन जो है ना, लोगों ने दाल करके दाल पे जो है ना इस आवाज को बैठा दिया। 2014
मैं जिस तरह से अच्छे दिन की बात की गई थी, क्या आम आदमी के अच्छे दिन आए हैं देश में? देखिए, देश के अच्छे दिन चल रहे हैं। नरेंद्र भाई मोदी वर्ल्ड का एक स्टार, इस देश को चमकाने, ईमानदारी से इस देश की सेवा करने पे लगा हुआ, और ये स्पष्ट है आने वाले दिनों में जिस व्यवस्था से वो चले हुए हैं, कोई नेता ऐसा मिलेगा नहीं इस देश को जो इतनी ईमानदारी से इस देश के लिए काम करे। ये तो चोरों की जमात ने इस देश को लूट के खा लिया। लेकिन विपक्ष जो है प्रधानमंत्री के विदेश दौरों पर बार बार जो है सवाल उठा। वो तो उनको तकलीफ इस बात की है कि वो 440 से 40 पे आ गए हैं। जो उनकी नीतियां थी, जिस प्रकार से देश के अंदर चोर बाजारी और लूट मची, आने वाले टाइम में अगर हम बैकवर्ड क्लासेस के लोग इकट्ठे होकर आए, जो वही घर हैं, चाहे वो चौटाला एंड कंपनियां और चाहे वो हुड्डा जी एंड कंपनियां और चाहे वो सोनिया का दरबार है, ये कम से कम इस प्रकार की दुकानदारी नहीं चले। हरियाणा की जनता ये भी जानना चाहती कि राजकुमार सैनी जी के शौक क्या है? मेरा तो भैया शौक सिर्फ जिंदगी में एक है कि अगर मैंने कोई जिम्मेवारी ली, लोगों ने मुझे एक कुरुक्षेत्र के एमपी के तौर पर चुना, मैं सबसे पहली वो जिम्मेवारी भुगतता हूँ। फिर जो गरीब तबका है जिसमें मैं पैदा हुआ, पूरे प्रदेश और देश भर से जो लोग आते हैं, मैं उनके लिए 18 घंटे काम करता हूँ। 6 घंटे ही खाना और नहाना सोना है मेरा, इसके अलावा मेरा कोई और शौक नहीं है। इतने बिजी शेड्यूल से आप परिवार के लिए वक्त निकाल पाते हैं? मैं बिजी शेड्यूल में से परिवार के लिए बिल्कुल वक्त निकालता हूं, लेकिन जब लोगों से निवृत्त होता हूं तभी मैं जा पाता हूं। सैनी साहब, जी मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको ऑल द बेस्ट 28 तारीख की रैली के लिए। 28 नवंबर को यही हमारी दया दृष्टि, आप हमारे मंच से जरूर हम आपको इनवाइट करते हैं, इसी के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। ये थे राजकुमार सैनी, बीजेपी के सांसद। इनसे हमारी बातचीत आपको कैसे लगी, आप हमको ट्वीट कर सकते हैं SDINESH पर। आप देखते रहिए जी मीडिया। नमस्कार।